नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आधी आबादी ने जहां हर विधा में अपना लोहा मनवाया है, तो वहीं अपराध की दुनिया में भी अपना लोहा मनवाने में पीछे नहीं है। मौजूदा समय में यूपी की 4 महिलाएं पुलिस, सीबीआई और एसटीएफ की आंखों में धूल झोंककर पूरी कानून व्यवस्था को धता बता रही हैं। इनमें से 2 महिलाएं जिन पर इनाम घोषित है और जिनमें से पहला नंबर है वांटेड महिला दीप्ति बघेल का, जो कि संजय भाटी की पत्नी है। दीप्ति बघेल पर 106 मुकदमे दर्ज हैं, जिसे खोजने में सीबीआई भी नाकाम साबित हो रही है। वहीं दूसरे नंबर का अगर जिक्र करें तो हाल ही में हुई हत्या माफिया अतीक अहमद की पत्नी का नाम अब शामिल हो गया है, जो कि मोस्ट वांटेड है और इस पर 50,000 का इनाम घोषित होने के साथ ही लुकआउट नोटिस भी जारी है। इसके साथ ही तीसरा नाम आता है मुख्तार अंसारी की पत्नी का, जिसका लेकर के इनाम घोषित नहीं है फिलहाल, लेकिन पुलिस लुकआउट नोटिस जारी कर रखी है। और चौथा नाम है नोएडा अथॉरिटी के मुख्य अभियंता रहे यादव सिंह की पत्नी कुसुमलता को, जो कि सीबीआई पिछले 3 साल से कुसुमलता की तलाश कर रही है, लेकिन हाथ नहीं आ रही कुसुमलता। इनाम घोषित नहीं किया गया, लेकिन ईडी ने इन्हें पहले भी जेल भेज चुकी है, लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। और इन सारे मामलों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अपराध की जगत में भी महिलाओं ने पुरुषों को लोहा मनवाने में पीछे नहीं छोड़ा है। लेकिन आज हम बात करेंगे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की, जो कि लगातार फरार चल रही है। पुलिस की टीमें छापेमार कार्रवाई कर रही हैं, एसटीएफ की टीमें लगातार तलाश रही हैं कि आखिरकार शाइस्ता है कहां। उड़ती उड़ती खबरें यह भी आई कि शाइस्ता अपने आप को सरेंडर कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बाद में वकील ने भी इस बात की जानकारी दी कि ऐसी कोई याचिका कोर्ट में नहीं डाली गई है कि शाइस्ता अपने आप को सरेंडर कर रही है। सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, जो कि इतनी सख्त है, बावजूद इसके ये महिलाएं हाथ क्यों नहीं आ रही हैं। पुलिस टीम छापेमारी कर रही है, फिर भी वजह क्या है कि ये महिलाएं आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि 2 एसआईटी एक न्यायिक जांच कमेटी गठित है। हत्याकांड को लेकर लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड को अंजाम देने आए थे 5 शूटर। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। अतीक अशरफ हत्याकांड में जांच अब और तेज हो गई है। 2 एसआईटी एक न्यायिक आयोग की टीम जांच कर रही है पूरे मामले को लेकर। हत्याकांड को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब एक और बड़ा नया खुलासा हुआ है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि दरअसल अतीक और अशरफ की हत्या करने वहां पर 3 शूटर नहीं बल्कि 5 शूटर आए थे। 3 सामने थे जिनकी गिरफ्तारी हो गई है, जो ताबड़तोड़ फायरिंग अतीक और अशरफ पर जिन्होंने की है। लेकिन उसके बाद लगातार सवाल यह उठ रहा था कि आखिर इन तीनों आरोपियों को, हत्या आरोपियों को इशारा किसने किया, इन तीनों हत्या आरोपियों को कौन कमांड दे रहा था, ये सवाल बड़े उठ रहे थे। 40 से ज्यादा सीसीटीवी को खंगालने की कोशिश की जा रही है। एसटीएफ की टीम ने उन सीसीटीवी फुटेज को लिए हैं और तलाश की जा रही है कि आखिर वहां पर और कौन मौजूद था, जिनके निर्देश पर ये तीनों आरोपी काम कर रहे थे। और इन तीनों आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है, ताबड़तोड़ गोलियां चला दी हैं अतीक और अशरफ पर। बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं और उन अनसुलझे सवालों को खोजने की कोशिश की जा रही लगातार एसटीएफ की टीम की तरफ से। अतीक अशरफ हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे हुए। हत्याकांड में 3 नहीं बल्कि 5 आरोपी थे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है, हम आप तक ये अपडेट पहुंचा रहे हैं। एक्शन में 3, बैकअप में 2। वो 2 लोग जो कि बैकअप में थे, कौन थे, इनकी तलाश की जा रही है। लवलेश, सनी, अरुण, इन 3 आरोपियों ने गोली चलाई थी, इनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 2 शूटर्स उन्हें गाइड कर रहे थे, कमांड दे रहे थे कि आखिर किस तरीके से गोली चलाना है और कब चलाना है। दोनों मददगारों में से एक प्रयागराज का रहने वाला भी बताया जा रहा है। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। उसी ने सभी शूटर्स के रहने, खाने और ठहरने का बंदोबस्त किया था।
ये 3 शूटर्स जो आए थे इनका बंदोबस्त किया गया था और शूटर्स के दोनों साथियों के घटनास्थल के आसपास मौजूद होने की आशंका जताई गई है। हत्याकांड के एक दिन पहले भी शूटरों ने इस पूरे मौके का मुआयना किया। ई रिक्शा से अतीक अशरफ की रेकी करने जाते थे, ये खबर भी सामने आई है। बेहद चौंकाने वाला अपडेट सामने आ रहा है। रेकी की जा रही थी अतीक और अशरफ की, उसके बाद ये हत्या को अंजाम दिया गया। पूरा प्री प्लान माना जा रहा है। तो नए नए खुलासे लगातार हो रहे हैं और अब ये खुलासा जो सामने आया है उसमें बताया गया है कि दरअसल 3 नहीं बल्कि 5 हत्यारोपी वहां पर मौजूद थे, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अतीक अशरफ के शूटर से मोबाइल फोन मिले हैं। एसआईटी को बिना सिम के 2 मोबाइल फोन मिले हैं। बड़ी खबर है, शूटर्स की निशानदेही पर फोन बरामद हुए हैं। दोनों फोन की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी, एसआईटी की तरफ से बात कही गई है। तो अतीक और अशरफ के शूटर से मोबाइल फोन मिले हैं। पहले खबर ये आई थी कि आखिर ये शूटर्स थे, मारने आए थे, किसी की हत्या करने आए थे, तो आखिर इन मोबाइल इन लोगों ने क्यों नहीं इस्तेमाल किया है। आखिर मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया तो इनको कौन निर्देशित कर रहा था और कैसे कर रहा था, ये तमाम सारे सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि दरअसल 2 मोबाइल बिना सिम फोन के बरामद किए गए हैं और इन 3 शूटर्स की गवाही के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है और बड़ा सबूत माना जा रहा है कि हाथ लगा है एसआईटी की टीम को। तो एसआईटी को बिना सिम के 2 मोबाइल फोन मिले हैं और अब इन दोनों मोबाइल फोनों की फोरेंसिक जांच होगी और पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इन दोनों मोबाइल फोनों पर कौन सा सिम नंबर चल रहा था और उन सिम नंबरों पर किन किन लोगों से बात की गई है। कॉल डिटेल भी संभवतः निकाली जा सकती है यदि जानकारी ये मिल जाए कि आखिर इस मोबाइल पर कौन से नंबर के सिम इस्तेमाल किए जा रहे थे। हम लोग जब एंट्री करते हैं, हम लोग जो भी आईडी लेते हैं वो आईडी और एंट्री रजिस्टर और डीबीआर, ये यहाँ से पुलिस ने कलेक्ट किया है। नहीं सर, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है सर। हमारे यहाँ देखिए डबल ऑक्यूपेंसी के सारे रूम है। किसी रूम में 2 लोग रुकते हैं, किसी रूम में 3 लोग रुकते हैं, किसी रूम में सिंगल इंसान आदमी भी रुकता है। नहीं सर, हमें कोई जानकारी नहीं है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है सर। नहीं जानकारी कैसे बताएं आपको, सब साइड रजिस्टर में रजिस्टर प्रशासन के पास है। तो ये बड़ी अपडेट है, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं एसआईटी की टीम की तरफ से और शूटर्स ने जानकारी दी। शूटर्स ने जब बताया कि दरअसल उनके पास फोन थे और वो फोन बरामद किए गए हैं, लेकिन बिना सिम के दोनों फोन बरामद किए गए हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी सीधे लाइव जुड़े हुए, उमेश मिश्रा लखनऊ से जुड़े हुए हैं और अमित श्रीवास्तव हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। अमित सोनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं झांसी से। अमित श्रीवास्तव, रुख आपका करेंगे सीधा। ये 2 फोन बरामद होने की बात सामने आई है, क्या कुछ जानकारी अपडेट है आपके पास फिलहाल? जी बिल्कुल, जो अतीक अशरफ हत्याकांड में जो लोग थे वो जो 3 शूटर से अभी तक जो गिरफ्त में आए थे, लेकिन एसआईटी और जो न्यायिक आयोग की जो टीम आई थी उसने जांच में पाया कि ये 3 नहीं 5 शूटर थे। 2 और भी थे जो बैकअप के लिए थे, जो पीछे से निगरानी रख रहे थे कि कहीं कोई चूक होगी तो वो पीछे से कवर करते हुए वो फायर करके और घटनाक्रम को अंजाम देंगे तो कहीं कोई चूक न हो, इसके लिए पूरा फुल प्लान तैयार था। उसी के क्रम में ये जो 3 के बजाय ये 5 शूटर्स के अब आए हैं। एक जो है अभी बताया जा रहा है कि वो प्रयागराज का ही रहने वाला है और उसने ही उनके रहने और खाने पीने की बंदोबस्त किए थे और ये सभी जो शूटर्स थे ये आके रुके थे वहीं रेलवे स्टेशन के सामने जो है स्टे इन होटल था उसमें रुके थे। ये कमरा नंबर 203 में रुके हुए थे और इनके पास इनको मालूम था कि अगर हम मोबाइल रखते हैं तो हमारे बारे में पता चल जाएगा, लेकिन जांच में ये क्रम में आया कि ये 2 फोन भी उस होटल के कमरा नंबर 203 से मिले हैं जिन फोन में कोई भी सिम नहीं लगा था। तो अब जो होगी एसआईटी जो है फॉरेंसिक जांच करेगी कौन सा इस फोन में सिम चल रहा था, उसको जांच करके निकालेगी कि कौन कौन उसमें नंबर चल रहे थे। ये फॉरेंसिक जांच की बात का मामला होगा कि आखिर इन मोबाइल फोनों पर कौन सा सिम चल रहा था, कौन सा सिम इस्तेमाल किया जा रहा था, किन नंबरों का। लेकिन क्या पूछताछ में उन शूटर्सों ने इस बात की जानकारी नहीं दी क्या कि कौन सा सिम इस्तेमाल किया जा रहा था और किन किन लोगों से बात की जा रही थी? यदि उन्होंने फोन होने की जानकारी दी थी तो जाहिर तौर पर कुछ सिम का भी जिक्र तो किया होगा। जी बिल्कुल, उस वहां पे 2 बिना एक्टिवेटेड सिम भी मिला है। जो
सिम जो अलग थे वो भी मिले हैं, उनकी भी जांच की जा रही है कि वो कौन से सिम है, वो किससे बात होती थी, उसकी भी जो डिटेल्स हैं खंगाली जाएंगी कि कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन उनको ये इतने सातिर हैं कि एसआईटी हो चाहे न्यायिक आयोग की टीम रही हो, किसी के सामने अपना मुंह तक नहीं खोला इन लोगों ने कि हमको किसके कहने पे हम आए थे, कौन हमें असलहे सप्लाई किए, इस तक का भी कोई जवाब नहीं दे रहे। सब में ना का जवाब दे रहे हैं कि हम सिर्फ नाम के लिए। लेकिन इसमें जो जांच में आया है कि ये कोई नाम के लिए नहीं, ये इन्होंने पूरी एक फुल प्लानिंग के तहत आए थे। इन्होंने पूरी घटनाक्रम को जो अंजाम दिया, एक ये पूरी प्लानिंग के तहत थे और इनको भाड़े के हैं ये, क्योंकि इन तीनों के कोई रिलेशन आपस में नहीं निकले, ये तीनों एक तीसरे दूसरे को नहीं जानते थे। तो साफ तौर है कि इनको कहीं ना कहीं से ये जो हथियार जो थे वो करीबन 10-10 लाख रुपए के जो विदेशी हथियार थे, जो वेपन से इस्तेमाल किए गए, वो किसने दिए, उनको कौन दिया, ये इन सभी चीजों की पूरी जांच की जा रही है। तहकीकात की जा रही है। कहा जा सकता है कि ये जो बात सामने आई थी कि दरअसल ये तीनों हत्यारोपी फ्रेशर हैं, इस बात को नकारा जा सकता है अब इन सारे पहलुओं को देखने के बाद कि दरअसल ये तीनों हत्यारोपी फ्रेशर नहीं थे बल्कि वेल ट्रेंड थे, और तभी ये मुंह इतनी आसानी से नहीं खोल रहे हैं। और यही वजह है कि एसआईटी की टीम को और पुलिस की टीम को बेहद कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अमित, झांसी से क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल जिस एनकाउंटर के बाद कार्रवाई कर रहा है और एसटीएफ की टीम भी लगातार जो है इस तरीके से गुड्डू मुस्लिम की तलाश लगातार जारी है, और शाइस्ता परवीन जिस तरीके से अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, तो भारत के अलग अलग राज्यों, उससे पूर्वी कई राज्यों में तकरीबन 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर शाइस्ता परवीन को खोजने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ जहाँ उनकी लोकेशन मिल रही है, जहाँ जहाँ उनके मोबाइल ट्रेस हो पा रहे हैं, वहां तक एसटीएफ की टीम पहुंच रही है। लेकिन अभी तक दोनों लोग अभी तक मिल नहीं पाए। गुड्डू मुस्लिम का पता नहीं लग पा रहा है, शाइस्ता परवीन का ही पता नहीं लग पा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार एसटीएफ की टीम झांसी में भी है, और झांसी से जुड़े हुए सारे तारों को देखा जा रहा है कि यहाँ पर असद कैसे पहुंचा था, यहाँ किन लोगों ने सहयोग किया था, गुड्डू मुस्लिम जब हत्याकांड करने के बाद यहाँ पहुंचा था। तो ये कहा जा सकता है कि एसटीएफ लगातार इन चीजों पर एक एक पहलू पर जांच कर रही है, कहाँ से उनको मोबाइल पर यहाँ मिले, उनको कैसे बाइक यहाँ पर मिली, तो ये किसी ने इनका सहयोग किया, कौन कौन से बिल्डर हो सकते हैं। तो लगातार एसटीएफ की टीम उन पर कार्रवाई कर रही है, लगातार जांच कर रही है और पूछताछ भी कर रही है। तो ये कहा जा सकता है कि एसटीएफ लगातार इन दोनों लोगों के पीछे लगी हुई है, या तो गुड्डू मुस्लिम पकड़ा जाए तो कुछ खुलासे हो पाए, या फिर शाइस्ता परवीन पकड़ी जाए। तो ये कहा जा सकता है जब तक ये दोनों नहीं पकड़े जाएंगे तब तक ये पूरा केस इसी तरह से उलझता रहेगा। जी, ये कहा जा सकता है कि झांसी का इस पूरे मामले से कनेक्शन जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि असद का एनकाउंटर हुआ, और साफ तौर पर सबसे बड़ी बात ये है कि कहा जा रहा था कि जब अतीक को लाया जा रहा था तो खबर शुरुआती दौर में ये भी आई कि ये पूरी प्लान था कि अतीक को इसी रास्ते में कहीं ना कहीं छुड़वाना है पुलिस से। ये कहा जा सकता है कि अभी एसआईटी और पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं कि आखिर इन लोगों को पनाह झांसी में कौन दे रहा था, या झांसी के आसपास कौन ऐसा शख्स जो बैठा है जो अतीक का हमदर्द बना हुआ बैठा था और उसके गुर्गे को पनाह देता रहा। देखिए, बिल्कुल कई व्यापारी ऐसे हैं, कई बिल्डर ऐसे हैं जो कि इनके संपर्क झांसी में भी हैं। झांसी में ऐसे बड़े व्यापारी भी हैं जिनके यहाँ गुड्डू मुस्लिम सबसे पहले प्रयागराज में हत्याकांड करने के बाद सीधा यहाँ आया था और 1-2 दिन के लिए यहाँ रुका था। इसके बाद एसटीएफ यहाँ आई थी और यहाँ के कुछ लोगों को उठाया था, उनसे पूछताछ की गई थी। इसके बाद कुछ लिंकअप मिला था, तब जाकर के यहाँ असद का भी पता लग पाया था। तो ये कहा जा सकता है कि झांसी में भी उनके कई ऐसे लोग हैं या ऐसे व्यापारी हैं जो कि यहाँ उनके काम कर रहे हैं, जो कि असद को लगातार यहाँ पनाह दे रहे थे, यहाँ पर गुड्डू मुस्लिम को पनाह दे रहे थे। तो इसीलिए एसटीएफ को यहाँ वो मिले और यहाँ पर एनकाउंटर हुआ। और जब अतीक को यहाँ से ले जाया जा रहा था तभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको छुड़ाने के लिए लगातार जो है उनके जो शूटर्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं काफिले में चल रहे थे, क्योंकि काफिले में तकरीबन 100 से ज्यादा गाड़ियां चल रही थी। तो ये कहा जा सकता है कि उनको छुड़ाने का ही प्रयास किया गया होगा। लेकिन जिस तरीके से उनके साथ स्क्वाड मौजूद थी, पुलिस उनको स्क्वाड दे रही थी, लगातार अधिक पुलिस यहाँ से लगाई जा रही थी। और यहाँ से जाहिर तौर पर है बड़ी मुश्किलें हैं और बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है मुझे लग रहा है, और यही वजह है कि शायद अभी कुछ हाथ लग नहीं रहा है पुलिस और जांच टीम के। उमेश, मुझे एक कहावत याद आ रही है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। अगर ये कहावत शाइस्ता को लेकर के कहा जाए तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार पुलिस पीछे पड़ी हुई है, एसआईटी की टीम पीछे पड़ी हुई है, लेकिन शाइस्ता की कोई खोज खबर नहीं। तू डाल डाल तो मैं पात पात,
लेकिन जिस तरह से शाइस्ता परवीन को लेकर लगातार जो एसटीएफ की टीमें हैं, तमाम लोकल पुलिस है, वो अलग अलग जनपदों में खाक छान रही है। जिस तरह से 800 मोबाइल नंबर बंद हो गए थे जिस दिन अशरफ और अतीक की गोली मारकर हत्या की गई थी, और उसमें से 200 नंबर ऐसे थे जो बाराबंकी जनपद के थे। लगातार पुलिस बाराबंकी में भी डेरा जमाए है। बहुत गोपनीय तरीके से पुलिस सूत्रों की माने तो एसटीएफ की टीमें कई दिन से बाराबंकी में सर्च ऑपरेशन टाइप चला रही हैं। ये पता करने में जुटी है कि आखिर जो 200 नंबर थे वो बंद हैं, वो किस नामों से थे, कौन इसका इस्तेमाल कर रहा था। बहराइच में भी इस तरह की चीजें संभावना जताई जा रही है, सुरक्षा एजेंसियां जता रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, देवरिया में भी इनका ठिकाना था। जिस तरह से अतीक देवरिया जेल में रहा था, शाइस्ता वहां पर भी जाती थी, काफी दिन रुकती थी। जो मददगार हैं शाइस्ता के वो कई जनपदों में हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अतीक का जो नेटवर्क था उस नेटवर्क के संपर्क में लगातार शाइस्ता परवीन है। और जिस तरह से लगातार उनकी लोकेशन बदल रही है, पुलिस सूत्रों के मुताबिक कभी वो प्रयागराज चकिया के आसपास पैतृक गांव में भी सूचना मिली थी, उसके बाद कौसाम भी मिली थी, कानपुर में सूचना मिल रही है ऐसे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही योगेश। एक बात लेकिन साफ है कि शाइस्ता परवीन कहीं एक जगह नहीं है, ना तो वो किसी मोबाइल फोन का शायद इस्तेमाल कर रही हैं, और जो भी पुलिस के अधिकारी हैं लगातार इस बात के दावे कर रहे हैं कि हम उनको ट्रेस कर रहे हैं, उनके पीछे टीमें लगी हैं। लेकिन आखिर सोचने वाली ये बात है कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ तमाम अपराधियों को ढेर करके, तमाम उनके लोकेशनों को ट्रेस करके तमाम ऐसे खुलासे करती है, और आखिर क्या वजह हो रही है, क्या कारण। बिल्कुल उमेश, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। शाइस्ता परवीन गुड्डो मुस्लिम की तलाश और तेज कर दी गई है। कई जगह लोकेशन मिलने के बाद तलाश तेज हुई है। वही जो उमेश अभी जिक्र कर रहे थे कि दरअसल दावा जरूर पुलिस कर रही है, लेकिन मोबाइल फोन इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं, इस बात की कोई जानकारी नहीं है, कोई भनक नहीं है। पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि शाइस्ता किसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही हो, और ये बात लगातार कही जा रही है कि लोकेशन ट्रेस की जा रही है। पुलिस ने और तेज कार्रवाई कर दी है, एसआईटी की टीम ने और तेज कार्रवाई कर दी है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयासरत है एसआईटी की टीम है। और दौलत का देखिए, बेशुमार दौलत की मालकिन है शाइस्ता परवीन। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कम नहीं, बेगम भी, मतलब अतीक से कम नहीं है। नामी बेनामी संपत्ति की मालकिन है अतीक की पत्नी शाइस्ता। शाइस्ता रियल एस्टेट की बड़ी कारोबारी भी है, बड़ी कारोबारी। शाइस्ता परवीन के नाम पर कई कंपनियां भी रजिस्टर्ड हैं जिनकी वो मालकिन है शाइस्ता, और बड़ा कारोबार अपना फैलाई हुई है। तो शाइस्ता परवीन भी अथाह संपत्ति की मालकिन है। 700 हेक्टेयर में फैली अलीना सिटी प्रयागराज में जिसकी मालकिन है शाइस्ता। और इसके साथ ही केवल यही नहीं, और अन्य जगह भी कई जमीनें हैं जिसकी मालकिन शाइस्ता है। यूपी से लेकर दिल्ली और हरियाणा तक कई संपत्तियां शाइस्ता के नाम पर हैं। यह भी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर है, आपको बता दें कि बेशुमार दौलत की मालकिन है शाइस्ता। लगातार एसआईटी की टीम जांच कर रही है, सीबीआई की टीम भी, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ईडी की टीम भी। सारी एजेंसियां जो हैं, ये कहा जा सकता है कि इस माफिया गैंग के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन शाइस्ता हाथ नहीं आ रही है। अतीक के आतंक को लेकर जिस तरीके से लोग वहां पर परेशान थे, अतीक तो अब नहीं रहा इस दुनिया में, लेकिन अभी उसकी पत्नी शाइस्ता को लेकर लोग बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। योगी सरकार जमीन लौटाने पर विचार कर रही है। बड़ी खबर है, आपको बता दें अतीक के आतंक को लेकर, अतीक ने जिन लोगों की जमीन को हड़पा था, उन लोगों की जमीन को अब सरकार वापस करने पर विचार कर रही है। अवैध कब्जों से जमीनों को मुक्त कराया जाएगा। माफिया के अवैध कब्जे हटाकर जमीनें वापस दिलाई जाएंगी जिन लोगों की होंगी। और योगी सरकार जमीन लौटाने पर अब विचार कर रही है, इस पर भी विचार मंथन किया जा रहा है। ये भी बड़ी अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। जो लोग पीड़ित थे, जिन लोगों की जमीन हड़पी गई थी अतीक के गुर्गों की तरफ से, जिन पर कब्जा किया गया है, उन जमीनों को चिन्हित करके उनका असली मालिक कौन है, उनको जमीन वापस करने की बात की जा रही है। उस पर विचार विमर्श, विचार मंथन किया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से। ये और एक बड़ी खबर है, दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। अवैध कब्जों को मुक्त कराया जाएगा इन माफियाओं, इन गुंडों से, और उसका असली मालिक जो होगा उसको इन जमीनों को सौंपने की बात कही जा रही है। अभी विचार किया जा रहा है फिलहाल।
उमेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमेश, आवाज आ रही है आपको? चलिए, संपर्क नहीं हो रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी भाई हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे उसमें। अब देखिए, अतीक की अवैध संपत्ति 1169 करोड़ मुक्त कराई गई है अवैध कब्जा, और दूसरी बात 417 करोड़ जब्त किए गए हैं। जो ये जमीनें हैं, जो संपत्ति हैं, कई संपत्तियों पर बुलडोजर भी चला है, और इसके साथ ही अवैध कब्जा हटेगा। 752 करोड़ ध्वस्त किए गए, 752 करोड़ की संपत्ति वापस जमीनें मिलेंगी जिन लोगों की जमीनें हैं। 5 पॉइंट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहला है 1169 करोड़ की संपत्ति को मुक्त कराया गया है, 417 करोड़ की अवैध संपत्ति जो है वो जब्त की गई, 752 करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त किया गया, अवैध कब्जा हटाया जाएगा अभी जहां पर भी है। और 5वां पॉइंट है कि जिन लोगों की संपत्तियों को अवैध तरीके से, गुंडागिरी से, माफियागिरी से कब्जा किया गया है, उनको उनकी संपत्ति वापस दिलाई जाएगी। योगी सरकार की तरफ से ये विचार किया जा रहा है। तो अतीक की अवैध संपत्तियां हैं, उन पर लगातार सरकार की नजर बनी हुई है, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन अकूत संपत्ति का मालिक अतीक, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी शाइस्ता भी अकूत संपत्ति की मालकिन है। अवैध तरीके से ये संपत्तियां अर्जित की गई हैं, और उन संपत्तियों को लेकर के लगातार जांच चल रही है, जांच के दायरे में है। और अब ये कहा जा रहा है कि जो आम जनमानस था, जो आम लोग थे, जो प्रताड़ित थे, जिनकी जमीनों को अवैध तरीके से कब्जाया गया था और उनको हड़पा गया था, उन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। सरकार एक और बड़ा और सार्थक कदम उठाने जा रही है अब, कि दरअसल उन संपत्तियों को, उन जमीनों को मुक्त कराया जाएगा, और असल मालिक जो होगा वो संपत्तियां उनको सौंपी जाएंगी। ये बड़ा कदम उठाने जा रही है सरकार। विचार विमर्श किया जा रहा है इस मुद्दे को लेकर के, इस मामले को लेकर के। योगी सरकार की मंशा साफ है कि एक भी माफिया उत्तर प्रदेश में बचने नहीं पाएगा। माफियागिरी यूपी में नहीं चलेगी, या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर जाना होगा या फिर सलाखों के पीछे रहना होगा। और इसी दिशा में लगातार जो काम किया जा रहा है, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं, और उसी का नतीजा है कि आज ये जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं कि अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों को लेकर लगातार पुलिस की निगाह बनी हुई है। सीबीआई, ईडी, आईटी, सारी एजेंसियों की निगाह बनी हुई है। सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल आकर वहीं अटक जाता है कि आखिर शाइस्ता है कहां। यह भी बेशुमार दौलत की मालकिन है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। दीपक सोनकर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके 24/7 न्यूज पर। अशोक तिवारी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सतीश चौबे जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल सबसे पहले दीपक जी, लगातार ये दावा किया जा रहा है कि माफिया बचने नहीं पाएगा, लेकिन सवाल ये है, अच्छी बात है ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं, शाइस्ता कहां है? पूरे यूपी में अलर्ट है शाइस्ता को लेकर के। कहा जा रहा है कि लोकेशन ट्रेस की जा रही है, खबरें आ रही हैं कि 5 मिनट पहले पुलिस के पहुंचने से वो निकल गई। ऐसी जो खबरें आ रही हैं, और ये सारी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, कहां है शाइस्ता? क्या पुलिस के हत्थे चढ़ पाएगी? दीपक जी। देखिए योगेश जी, निश्चित तौर पर जब से उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, लगातार जो उत्तर प्रदेश की छवि थी, जो उत्तर प्रदेश का एक परिदृश्य था, जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी, जो दंगों का उत्तर प्रदेश था, जो माफियाओं का उत्तर प्रदेश था, जो अपराधियों का उत्तर प्रदेश था, आज वो उत्तर प्रदेश बदला है। हमने भी देखा है, चाहे 2012 से 17 का कार्यकाल ले लीजिए, चाहे 7 से 12 का कार्यकाल ले लीजिए, लगातार जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर दंगे कराए। और ये उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से 2023 तक, मैं अभी तक बोल रहा हूँ कि 2023 तक एक भी उदाहरण अगर बता दे दंगों का, तो मैं उनको नमस्ते। एक भी उदाहरण उत्तर प्रदेश के अंदर दंगों का नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की व्यवस्था को तैयार करने का काम किया है। रही बात जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए अपराधियों की, निश्चित तौर पर लगातार ऐसे अपराधी जो उसमें मास्टरमाइंड थे, जो उसमें शूटर्स थे,
ऐसे पुलिस की हिरासत में पकड़े जा रहे हैं और जो नियामक कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है। और शाइस्ता परवीन भी जिस तरीके से एसटीएफ की पूरी टीम, प्रयागराज की पूरी टीम और लगातार वहां के स्वयं के डीआईजी इस विषय को लगातार संज्ञान में रख रहे हैं और कई जगह, एक जगह नहीं, मेरठ, दिल्ली, पश्चिम बंगाल तक उसकी तलाश जारी है। निश्चित तौर पर वो पुलिस की गिरफ्तारी में होंगी। एक विषय और बहुत जरूरी है योगेश जी कि जिस तरीके से एक पुलिस की भी अपनी गरिमाएं हैं, क्योंकि वो पर्दा नशी है शाइस्ता जी, और उनके साथ पूरा 11-15 लोगों का बुर्के के साथ, महिलाओं में जो बुर्का कपड़ा लिबास है उनका, उसके साथ रहती, तो कहीं ना कहीं पुलिस की एक गरिमाएं है और एक सीमाएं है। मगर हम उस बात को भी कहेंगे कि वो बख्शी नहीं जाएंगी, वो छोड़ी नहीं जाएंगी। जब उत्तर प्रदेश में अपराधी हैं, चलिए आपने कहा वो पर्दानशी हैं, वो जल्द गिरफ्तार। ठीक है, इसलिए उनका चेहरा सामने नहीं आ रहा। हमारा एक सवाल है कि दरअसल हमने शुरुआती दौर में शायद आप जुड़ नहीं पाए, हमने जिक्र किया महिलाओं का कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो जिनकी तलाश है पुलिस को, सीबीआई को। कुसुम लता का आपने नाम सुना होगा, दीप्ति बघेल का आपने नाम सुना होगा, अफसा अंसारी को तो जानते ही होंगे। ये महिलाएं क्यों नहीं हाथ में आ रही हैं? कुसुम लता कौन सा पर्दानशी है? वो तो जेल भी हो चुकी है, ईडी ने जेल भी भेज चुकी है उसे। दीप्ति बघेल कौन सी पर्दानशी है? सीबीआई की टीम भी नहीं पकड़ पा रही है। सोचिए महिलाओं को। देखिए योगेश जी, पुलिस लगातार अपने प्रयासरत में कार्यरत है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अपराध को बढ़ावा देने वाले ऐसे अपराधी, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसे अपराध में मिलने वाली महिलाएं जो अपराधी के रूप में आज हुई है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से उस साक्ष्य के साथ पर बच रही है, वो बचने वाली नहीं। देर है दुरुस्त नहीं है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर वो गिरफ्तार की जाएंगी और उन पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। अशोक जी, कोई बचेगा नहीं, देर है लेकिन अंधेर नहीं है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नमस्कार जी। सर्वप्रथम आज का बड़ा पवित्र पावन दिन है। मैं सभी को अपनी ओर से भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं एवं ईद की मुबारकबाद दे रहा हूं। जी। आगे मैं ये कहना चाहूंगा अपने विचार कि इस समय पुलिस की जो हालत है, जिस तरह से खुफिया तंत्र बिल्कुल फेल दिखाई दे रहा है, उसे ये नहीं पता चल पा रहा है कि अपराधी कहाँ है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। सारी उसकी जितने भी उपलब्धियां हैं वो सब बेकार जा रही हैं और कहीं से मैं ये कहना चाहूंगा सबसे बड़ी चीज सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस तरह की पुलिस को देख करके प्रदेश की जनता ये समझ रही है कि शायद पुलिस हमारी कमजोर, अपराधी ज्यादा शातिर और पुलिस उनको पकड़ तक नहीं पा रही। तो सीधे सीधे हम पाते हैं कि जिस तरह से आप कह रहे थे सलाखों के पीछे, हमारे भाई कहते हैं सलाखों के पीछे, सलाखों के पीछे डाल देना ही सब कुछ नहीं है। आज मैं ये देख रहा हूं, पूरा प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है कि उत्तर प्रदेश की ही नहीं, साबरमती यानी कि गुजरात की भी जेल सुरक्षित नहीं है। जेल के अंदर षड्यंत्र। आपने देखा देवरिया में किस तरीके से एक कारोबारी को उठवा लिया गया और उसकी सरेआम जेल प्रशासन के सामने पिटाई की गई, साइन कराए गए, मामला कोर्ट में भी है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। कोर्ट के आदेश पर साबरमती जेल भेजा जाता है, वहां पर भी आपराधिक षड्यंत्र, मोबाइल उपलब्ध, वहां पर भी साजिश, वहां पर भी हत्या की साजिश। इस तरह से अपराधी अगर जेल में भी अपना साम्राज्य चलाते रहेंगे तो सलाखों के पीछे डालने से क्या मिला? जनता आज समझ नहीं पा रही है कि किस प्रकार की कानून व्यवस्था है कि अपराधियों के लिए आरामगाह बन रही है जेल भेज देंगे तब भी आरामगाह। तो एक क्वेश्चन मार्क है। नहीं तो ये तो परिपाटी चली आ रही ना, जेल में, थाने में, ये तो परिपाटी चली आ रही। कोई नहीं, पहली सरकार में तो ऐसा नहीं, लेकिन कम से कम इस सरकार में एक चीज तो ये कहा जा सकता है। सुन लीजिए अशोक जी, जरा सुन लीजिए, इस सरकार में एक बात तो कही जा सकती है ना कि कम से कम कोई पहल तो कर रही है, कोई कदम तो उठाने की कोशिश तो कर रही है कि गुंडा माफियाओं को नेस्त नाबूद कर दिया जाए। होता तो ये पहले भी रहा है ना।
इसका मैसेज कितना खराब जा रहा है। जी आवाज आ रही है अशोक जी? आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, आवाज मिल रही है अशोक जी आपको? आवाज, हाँ अभी सवाल यही है कि दरअसल ये कोई पहली दफा या इस सरकार में तो हो नहीं रहा। इस सरकार में एक चीज का तो ये कहा जा सकता है कि गुंडा या माफियाओं पर उनकी कमर तोड़ने के लिए उन पर एक्शन किया जा रहा है। पिछली सरकारों में अगर हम जिक्र करें तो लोग तो यही कहते हैं ना, लोगों की जो आम जनमानस की राय है कि भाई ये पिछली सरकारों में होता रहा है, लेकिन सरकार सख्त नजर नहीं आती थी। अरे मैं कह रहा हूं, आप इस बात को क्यों नहीं देखते हैं? देवरिया जेल में 17 में गया, अतीक 17 में जब गया तो उसके बाद सरकार योगी सरकार थी, लगातार योगी सरकार चल रही है। और उसके बाद फिर वो साबरमती में गया, वहां पर भी गुजरात में भाजपा की सरकार है। ये भाजपा की सरकारें अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कब तक दूसरों पे आरोप लगाती रहेंगी? इनका क्या प्रशासन है, इनका क्या शासन है, इनकी क्या जेल व्यवस्था? जेल में भी आरामगाह, जेल में भी मोबाइल, कौन सा शासन चल रहा है? ठीक है, जंगल राज चल रहा है, क्या चल रहा है? ठीक है, सतीश चौबे जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चौबे जी आप क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को? आ रहे हैं अशोक जी, आ रहे हैं, सेकंड राउंड में आ रहे हैं। सतीश चौबे जी आवाज आ रही है आपको? सतीश चौबे जी आप शायद म्यूट कर रखे हैं, आप उसको अनम्यूट करिए अपने मोबाइल को। आपको आवाज मिल रही मेरी? चलिए सतीश चौबे जी आवाज नहीं मिल रही शायद आपको, आप अनम्यूट करिए, शायद म्यूट कर रखे हैं आपने। चलिए ठीक है, आएंगे। देखिए अशोक जी, मुझे एक घटना याद है। आपने कहा ना कि वर्तमान की सरकार में जेलों में भी ये सब चल रहा है, थानों में भी सब चल रहा है। अब आपने जिक्र कर लिया तो थाने का मुझे याद आ गया। आपकी भी सरकार थी, घटनाएं तो सभी सरकारों में हुई हो, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन मुझे एक घटना अचानक से याद आ गई। बाराबंकी जिले में एक कोठी है, कोठी थाना पड़ता है, चौकी है शायद, हाँ जानते होंगे आप। सरकार आपकी थी और वहां पर एक महिला गई थी अपने पति को बचाने के लिए। आप इसको देख लीजिएगा अगर मैं गलत होऊंगा तो वहां पर पता है थाना जो चौकी इंचार्ज था, दरोगा साहब ने उस महिला के साथ जबरन दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, या यूं कहें कि उसका बलात्कार करने की कोशिश की। और जब वो महिला नहीं मानी तो उस पर उसको आग लगा दिया गया, महिला को। ये शासन हुआ करता था, ये सत्ता हुआ करती थी। हमने इसलिए कहा, ये घटना मुझे अचानक से याद आ गई क्योंकि थाने का याद आ गया ना, तो फिर वो मुझे मेरे जहन में तुरंत कौंधा ये मामला। तो ये घटनाएं होती थी। सोचिए कितनी सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन व्यवस्थाएं जस की तस रहती हैं। वर्तमान सरकार में हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि लोगों में थोड़ा सा तो भय व्याप्त हुआ है ना, माफियाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही। हम कह रहे हैं जो नाकामियां हैं उनको आप गिनाइए। रुक जाइए एक सेकंड, आ रहे हैं दीपक जी, आ रहे हैं आपके पास। अशोक जी हम ये नहीं कह रहे हैं, सुनिए, जो नाकामियां हैं उनको आप गिनाइए, लेकिन जो अच्छे काम किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, उनको तो आप कहेंगे ना। आपकी बात का थोड़ा सा एक सेकंड जवाब दे दूंगा आपको मैं, कि जिस तरह से कानपुर में माँ बेटी जलाई गई, उसका उदाहरण आप नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे। कितनी अमानवीयता के साथ पूरे पुलिस प्रशासन के सामने, पूरे शासन के सामने, आप मानेंगे नहीं, हम उस घटना की भी निंदा करते हैं, हम उस घटना की भी निंदा करते हैं अशोक जी, हम उस घटना की भी निंदा करते हैं। यही समस्या है आप लोगों के साथ, पता है समस्या यही हो जाती है कि अपना दूसरे पर पलट देना। हम उस घटना की भी निंदा करते हैं, कानपुर घटना की भी निंदा करते हैं, हमने कहा ना। और अगर ना निंदा करते तो इतने सवाल जो पहले शुरुआती दौर में मैंने दीपक जी से पूछे, 4 महिलाओं के नाम लिए, सीधे सवाल लिए ना, लेकिन आप अपनी गलती को नहीं स्वीकारेंगे कि हाँ हमारी भी गलती थी, हमारी सरकारों में ऐसा होता था, साहब पनाह देते थे। अच्छा सुन लीजिए, एक शाइस्ता परवीन जी क्या कह रही है, उनका एक बयान वायरल हो रहा है, बड़ा उनका वीडियो वायरल हो रहा है, वो क्या कह रही है वो भी सुनाते हैं। शाइस्ता परवीन का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अशोक तिवारी जी आप सुनिएगा क्या कुछ कह रही हैं। माफिया अतीक को जेल भिजवाने का भी आरोप शाइस्ता ने लगाया है। जेल से अतीक का लिखा लेटर पढ़कर सुनाया शाइस्ता ने, और उस तस्वीर को आप देखेंगे तो शाइस्ता के उस दोनों बेटे अगल बगल नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रही है वो सुनिए आप, ये पुराना वीडियो है जो वायरल हो रहा है।
इनको डर था अतीक कानपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे, और मैं कानपुर में कह के भी आया था कि टिकट काटा तो अपना टिकट बना लूंगा। उसने अखिलेश जी के कहने पर हाई कोर्ट में अखिलेश जी की सरकार की तरफ से हलफनामा दिया कि जो जमानतें इनकी हो चुकी हैं उनका कैंसिलेशन डालेंगे। और यही नहीं, मायावती जी और भाजपा के टाइम से जो गैंगस्टर की सेक्शन 14 में जो मेरी प्रॉपर्टी जब्त हुई थी, अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, मैं इनके पास दौड़ता रहा और वे डीएम से कहते थे कि एक एक फाइल करना, सब मत कर देना। यही वजह है मेरी ज्यादातर प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि मेरे पेंशन का पैसा सब बंद रहा और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने रहे, और रही सही कसर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। आप जानते हो सपा को इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ में कितने लोग जानते थे। आप मुझे निर्दलीय विधायक बनाते थे और अशोक जी आगे उन्होंने कहा, शाइस्ता परवीन ने, कि आप हमें निर्दलीय विधायक बनाते थे और हम मुलायम सिंह जी का सपोर्ट। एक फाइल बात सुने प्लीज योगेश जी। हाँ। योगेश जी, इसका जवाब मुझसे सुनिए ना। योगेश जी, मैं आपके पहले के डिबेट्स में भी ये बात अच्छी तरह बोल चुका हूं, और इनके शाइस्ता परवीन के किसी बात पर मैं कोई भी टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि मेरा उचित नहीं है कि ऐसे लोगों के विषय में मैं टिप्पणी करूं। दूसरी बात क्या है कि मैंने जो पहले कह दिया था, आज भी उसी बात पे कायम हूं। माननीय अखिलेश जी जो उत्तर प्रदेश के चहेते हैं, हम सभी के नेता हैं, वो निहायत शरीफ किस्म के व्यक्ति हैं और उनका किसी माफिया से कोई लेना देना नहीं है। माफिया लोगों को वो दूर रखते हैं, किसी माफिया गिरी को पसंद ही नहीं करते। उनकी राजनीति इतनी साफ सुथरी है कि वो आदर्श प्रस्तुत करना भाजपा के बस की बात नहीं है। अखिलेश यादव जी के तरह से स्वच्छ राजनीति, माफिया विहीन राजनीति, माफियाओं को दूर रखने की राजनीति, उसी की झलक आपने सुनी है। और इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता मैं कि उन्होंने कभी किसी माफिया का कोई भी न उसको करीब आने दिया है। दीपक जी 10 सेकंड में अपना जवाब दीजिए, 10 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद सतीश जी के पास आते हैं। देखिए योगेश जी, ये जिस तरीके से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पैरवी कर रहे हैं, हमने भी देखा उस कारनामे में शामिल मास्टरमाइंड के साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय में भी अखिलेश जी का फोटो वायरल है। और कैसे वायरल होता है ये भी शायद विकास जी को पता होगा। और ये विश्वास भाजपा समर्थक भाई है विकास जी, भाजपा का विश्वास तो जनता है और जनता ने भाजपा पर विश्वास किया है और जनता को लगातार आशीर्वाद दिया है। ये उदाहरण उत्तर प्रदेश के अंदर है। मगर कैसे, मैं बता रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, और लिस्ट उठा लीजिए। ये एक जिला एक अपराधी की सूची अगर किसी के पास है तो समाजवादी के पार्टी के पास है। मुजफ्फरनगर के दंगइयों को बिरयानी खिलाते हैं आवास में, ऐसे बड़े बड़े अपराधियों की सूची के साथ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक करते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जिनकी आप पैरवी कर रहे हैं, यहाँ बैठ करके झूठ बोल रहे हैं। आते हैं दीपक जी, समाजवादी पार्टी बात आपकी आ गई तो सीधा बड़े 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 अपराधियों की लंबी सूची दिखाई देगी। ठीक है, आ गई बात आपकी। सतीश जी आपको आवाज आ रही है? सतीश चौबे जी, पुलिस दर दर छापे मार रही है, एसआईटी की टीम छापे मार रही है। शाइस्ता परवीन है कहां? उसे आसमान निकल गया या जमीन खा गई, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नहीं, ऐसा है। शाइस्ता परवीन जो है वो तब तक जब तक निकाय का चुनाव है। निकाय के चुनाव पुलिस पकड़ रहा हूं ताकि निकाय के चुनाव में पूरी तौर पे भाजपा हिंदू मुसलमान कर सके। इनका मात्र उद्देश्य है इनको खत्म करने के पीछे। और अब डान आप लोगों ने बना दिया भाई को, ऐसा लेडी सारे लोग बना रहे हैं, भाजपा के लोग। हाँ। द्रोह पुलिस रहे हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ। इससे
इससे लेकिन नहीं, ये साथ करते रहेंगे, क्योंकि ऊपर से ये निर्देश है कि घूमते रहो, पकड़ते रहो, और पकड़ी जाएंगी तब जब 4 मई को पहला मिलेंगे। ये केवल चुनावी लाभ के लिए ये सारा ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। और रह गई बात शाइस्ता परवीन की, चौबे जी आरोप तो आप पर भी बड़े हैं माफियाओं को पनाह देने का। पंजाब के जेल मंत्री बैस साहब कह रहे हैं कि आपकी ही पनाह में जेल के अंदर मुख्तार अंसारी को वहां पर रखा गया था, और जब उसको लाने की कोशिश की जा रही थी यूपी सरकार की तरफ से, तो आप हर काट निकालते थे। और ये बताया गया कि जो वहां पर वकील का पैसा दिया गया, ये सदन के अंदर जेल मंत्री पंजाब के कह रहे हैं, आपने सुना होगा शायद, और वो खर्चा भी आपकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, आपने वहन किया उसका। लोगों ने किया। कैप्टन सिंह वो अब कांग्रेस में नहीं है, उस समय आपकी आवाज नहीं आ रही, चलिए आपकी आवाज तब तक ठीक करवा रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं, क्लियर आ नहीं रही है आपकी आवाज। चौबे जी आपकी आवाज ठीक करवा रहे हैं। अशोक जी, ये बड़े आरोप है। देखिए, कांग्रेस भी दूध की धुली नहीं है, आप पर भी आरोप लग रहे हैं। बीजेपी जिस तरीके से आरोप आप लोगों पर मढ़ रही है कि आप लोग लगातार इन माफियाओं को पनाह देते रहे हैं। अभी तक आप ब्रजेश सिंह कहते थे, देखिए सूची में नाम आ गया ब्रजेश सिंह का भी लिस्ट में। जी आप देखिए, मैं आपको स्पष्ट योगेश जी, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता की निगाह सारी चीजों पर है। उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह देख रही है। अतीक का जो भी हुआ वो तो उसकी हत्या हो गई और उसको उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन उम्र कैद की सजा भी उसकी आगे नहीं बढ़ पाई और उसके अंदर वो भी बाहर नहीं निकल पाए। नाटकीय तरीके से उसकी सुनियोजित हत्या हो गई, उसका भी अभी पता लगना बाकी है। और उसमें अगर जिस तरह से पुलिस की हालत है, अगर पुलिस इसी तरह से सुरक्षा में नाकाम रहेगी तो ये 3 जो पकड़े गए हैं इनकी सुरक्षा भी करना पुलिस के लिए चुनौती है और ये करना आवश्यक है। और इसके बगैर कोई केस जो है ठीक से ये हल नहीं, इसका निकल नहीं पाएगा, मास्टरमाइंड का पता नहीं लग पाएगा आसानी से। शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को पकड़ा जाना नितांत आवश्यक है, जिसमें अभी तक पुलिस नाकाम है। सारी चीजों पे पब्लिक की निगाह है। जिस तरह से जेलों में इनको संरक्षण दिया गया, जेलों में जो इनके साथ सुविधाएं दी गई, वो सब भाजपा के शासन में ही किया गया। जिस तरह से हाथरस की घटना हुई, जिस तरह से कानपुर की घटना हुई, जिस तरह से अभी उन्नाव में घटना हुई, जिस तरह से गोरखपुर में घटना हुई, जिस तरह से जालौर में घटना हुई, जिस प्रकार से जो है घटनाएं, आप ही कह रहे हैं इन तीनों आरोपियों का संदेश जाहिर कर रहे हैं। और योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह जी जानते होंगे आप, वो तो कह रहे हैं कि आपने हत्या कराई है। ये देखिए बड़ी खबर, यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने का बड़ा बयान, विपक्ष ने अतीक की हत्या कराई है, ये बड़ा बयान दिया है और कहा गया है कि दरअसल समाजवादी पार्टी के बड़े खुलासे होने वाले थे, बड़े चिट्ठे उजागर होने वाले थे, इसलिए हत्या करा दी गई है। ये बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया गया है यूपी के मंत्री की तरफ से। सुनिए जरा। गंभीर राज खुलने वाले थे, इसलिए विपक्ष ने उसकी हत्या कर। देखिए, सच तो ये है, अतीक की हत्या कराने का काम विपक्ष का ही है। कुछ गंभीर राज खुलने वाले थे, इसलिए विपक्ष ने उसकी हत्या कर। अशोक जी, आपने सुना, आप पर आरोप है हत्या कराने का, ये तो सीधे ये बोल रहे हैं। वो आरोप की बात अलग है, आरोप कोई भी लगा दे, आरोप को आगे तक ले जाए, वहां तक कोई उसकी व्यवस्था बना पाए, तभी तो कोई आरोप है। आरोप तो हवा में आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन आज किस तरफ सुई जा रही है, सारा सोशल मीडिया किस तरफ इशारा कर रहा है, वो सब जानते हैं कि सब कुछ लोग उसमें खुशी मना रहे हैं, कुछ लोग नहीं मना रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ये सब जानते हैं कि सुनियोजित षड्यंत्र या फेक इनकाउंटर या इस तरह की हत्याएं पुलिस की नाकामी से हो रही हैं और पुलिस का प्रशासन टोटल इसमें उत्तरदायित्व
इस समय भाजपा सरकार का है। इससे भाजपा सरकार अपने को बचा नहीं सकती है। वो झूठे आरोप कहीं पर भी कुछ भी मनगढ़ंत लगाती रहे। जनता जानती है कि सुई कहाँ घूम रही है, जनता अच्छी तरह जानती है। खाली बोलने से कुछ नहीं होता है। जनता को पता है कि अखिलेश यादव जी माफियाओं को पसंद नहीं करते और अखिलेश यादव जी हर हालत में माफिया विहीन शासन देना और प्रशासन करना ही उनका प्रथम दायित्व है और इससे अलग कुछ नहीं है। आज भाजपा घबराई हुई है क्योंकि भाजपा को ये पसंद नहीं है। भाजपा तो हर तरह से तरीका अपना रही है और कहीं से भी पुलिस का प्रशासन भी रिसीव नहीं कर पा रही है, उसमें फेल हो रही है लगातार। दीपक जी, जगह जगह अपराध और हिंसाएं बढ़ रही हैं। ये आपकी घबराहट है क्या जो सामने आ रही है? मार करके ईंटा मार के हत्या कर दी गई। तो इतना हौसले बुलंद है कि अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध। देखिए योगेश जी, कुछ ही नहीं, कोई लगाम। चलिए अशोक जी सुन लीजिए दीपक जी क्या कह रहे हैं, मुझे पूछ लिए। योगेश जी, विवेक जी की, हमारे अशोक भाई साहब की मैं थोड़ी याददाश्त को दुरुस्त करना चाहता हूं। और शायद उनको 2015 के कानून व्यवस्था के दृश्य याद नहीं होंगे। अगर याद होंगे तो मैं याद उनको दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2015 में मुजफ्फरनगर के अंदर ही विक्की त्यागी की हत्या कोर्ट के अंदर करी गई थी, जज के सामने। तब कहाँ थी कानून व्यवस्था? 17 जनवरी, और जिस तरीके से शाहजहांपुर में ही थाने के अंदर मेरे बहुत करीबी पत्रकार भाई की जला करके हत्या कर दी गई, कोई एफआईआर मुकदमा ऐसा दर्ज नहीं हुआ। तब कहाँ गई थी कानून व्यवस्था? और यही पुलिस प्रशासन, यही कानून व्यवस्था है जो मंत्री की भैंस को ढूंढने में लग जाता था। और आपने जो उदाहरण बताए, चाहे हाथरस की घटना को बताया, उसमें भी गिरफ्तारी हुई, चाहे कानपुर की घटना को बताया, उसमें भी गिरफ्तारी हुई, जालौन की घटना को बताया तो जालौन के अंदर भी उस अपराधी के पैर में गोली मारकर उसको गिरफ्तार करने का काम किया गया। आप उदाहरण बताइए कि 2015 में जेल के अंदर आपने हत्या कराई गई, उसमें कोई गिरफ्तारी हुई क्या या कोई ग्रांट किया गया? नहीं किया। जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, जज में और कोर्ट के अंदर विक्की त्यागी की हत्या कर दी गई, तब आप कहां थे? और ऐसा उदाहरण नहीं है। एक मेरे पास भी जब आप बयान कर रहे थे योगेश जी, मुझे भी एक मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि 2007 के अंदर जब अतीक अहमद का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा था तो अतीक के गुर्गों ने किस तरीके से वहीं बगल के मदरसे से दो बहनों, दो बालिकाओं को उठा करके उनके साथ गैंगरेप किया और सुबह उनको छोड़ दिया। और कितना सत्ता का संरक्षण मिला, इतना दबाव रहा कि 2 रिक्शे वालों को उसमें शामिल करा कर गिरफ्तार किया गया। और कैसे, ये हमने भी उदाहरण देखा है, शायद अशोक भाई को याद होगा कि चकिया की गलियों में रहने वाला रोज तांगे वाले का लड़का आज इतना बड़ा अपराधी बड़ा करने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। किस तरीके से लगातार उसके मुकदमों को वापस कराना, कैसे समाजवादी पार्टी, ये आरोप लगातार लग रहे हैं कुत्तों को दीपक भाई, ये आरोप लगातार लग रहे हैं। जरा एक सवाल है वो जरा बता दीजिए, उसको जवाब दे दीजिए। ये जो आपके सूत्र हैं, ये तो हम लोगों से भी ज्यादा सूत्र आगे निकल गए आप लोगों के। देखिए मंत्री साहब कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी ने हत्या कराई, उसके पहले बताया गया कि ये आकाशीय न्याय है। मंत्री पद पर रहते हुए इस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये अशोभनीय है? और यदि आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं, आपको ये बात पता है कि किसने हत्या कराई, तो आप सीधे उसके नाम एफआईआर क्यों नहीं लगवाते? देखिए योगेश भाई, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में न्याय आयोग का गठन किया गया है। एसटीएफ की पुलिस और एसटी की पुलिस लगातार उस पर जांच कर रही है, मगर कहीं ना कहीं उस पूरी प्रक्रिया का तथ्य के साथ तथ्य निकल करके आएंगे। कौन इसमें मास्टरमाइंड है, किसकी पट्टी खुलने वाली थी, किसकी चीजें जनता के सामने आने वाली थी, ये भी सब राज खुलेंगे। एक एक पन्ना खुलेगा, अरे राज सामने आएंगे, जांच में हमारे सामने भी आएंगे, हम सब लोग भी बैठेंगे और फिर हम पुनः उस पर चर्चा करेंगे। तो ये निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता है। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके के आप मंत्रियों के जवाब की कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है सब्र करना चाहिए। तब तक फिर किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए ये कोई आम नागरिक तो है नहीं कि चाय की दुकान पर गए, चाय पी वहां पर और मसाला खाया, गुटखा खाया और वहां पर हम चर्चा कर रहे हैं और बोल दिए कि भाई किसने हत्या कराई। ये ऐसी बात तो है नहीं। आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आप मंत्री हैं, कुछ तो गरिमा रखेंगे कि जो मन में आएगा वो बोल देंगे। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष का ऐसे अपराधी के प्रति रोना, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब उमेश पाल जी के परिवार के लोग
ये देखते होंगे कि कैसे आज समाजवादी पार्टी के लोग एक अपराधी के इनकाउंटर पर, उनकी हत्या पर आंसू बहाते हैं, केसुए बहाते हैं, तो उनके परिवार के लोग भी त्रस्त करते होंगे और उत्तर प्रदेश की जनता भी ये जानती होगी कि कैसे एक गैंगस्टर के प्रति, एक ऐसे अपराधी के प्रति जिन्होंने गरीब जनता की जमीनों को हत्याने का काम किया। और हमने नहीं होगा जी, जब ये कांड होने के बाद कितने प्रकार के मोबाइल से ऑडियो वायरल हुए, कैसे फोन से लोगों को धमकाया जाता था, कैसे फोन से पैसे की वही करने का काम किया जाता था, कैसे गरीब महिलाओं की जमीनों को हत्याने का काम किया गया था। आज उसी को लेकर के सरकार ने भी प्रस्ताव बनाया कि 1100 करोड़ से भी ज्यादा ऐसी जिन लोगों की अवैध संपत्ति को कब्जाने का काम किया गया, हम उस संपत्ति को भी वापस दिलाने का काम करेंगे। ये अच्छी पहल है, अच्छी पहल है भाई। जिनका जो जमीनों का जो असली मालिक था, ये नहीं जो अपराधियों को कुत्ते के साथ पर मंच पर चढ़ाते हैं। ठीक है अशोक जी, खुलासे होंगे जांच के जब होगी तो भाई पर्दा हट जाएगा और उसके दायरे में कहीं जो संदेहास्पद नजर बनी हुई है वो आप लोगों पर नहीं बनी हुई है। सांच को आंच नहीं होती है, सांच को आंच क्या, सांच को आंच क्या। मैंने स्पष्ट कह दिया है कि हमारे नेता, हमारे अगुआ, उत्तर प्रदेश के चहेते माननीय अखिलेश यादव जी, बिल्कुल उनका 36 का आंकड़ा है अपराधियों से, उनका कोई लेना देना नहीं है। ये जो शाइस्ता कह रही थी, दीपक जी एक सेकंड आपको पूरा, अभी तक मैंने नहीं बोल रहे हैं, कर रहे हैं मुजफ्फरनगर के माफियाओं के साथ कैसे आप वो माफिया कहाँ चले गए? अतीक की सहानुभूति में नहीं बोला है, होने वाले लोग थे, कानून व्यवस्था की बात भाई है, यहाँ पर वो लगातार की बात कर रहे हैं। अब आंसू वो बहा रहे हो तो नहीं जानते, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई आंसू नहीं बहा रहा है। काम किया गया अतीक अहमद की हत्या ऐसे जो ताने वालों के लोगों को भी बड़ा बड़ा अपराधी बनाने का काम किया, उनको सांसद बनाया, उनको विधायक बनाया, इतना सह देने का काम आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर अपराध को कानून व्यवस्था लचर कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सवाल कानून व्यवस्था का है, सवाल यहाँ पर सहानुभूति या आंसू बहाने का नहीं है। इसलिए गलत आरोप न लगाए भाई। अगर दीपक जी बोलते हैं तो सही बोले, हमने कभी नहीं बोला हो कि सहानुभूति की बात बोली हो, कुछ नहीं बोला है। मैंने शासन में कसाव की बात बोली है, मैंने कहा ठीक आ गई, दोनों लोगों की बात आ गई। दीपक जी एक सेकंड अशोक जी आप भी रुकिए, अशोक जी आप भी रुकिए, ये अशोक जी एक सेकंड रुकिए भाई, अरे सुन लीजिए भाई, अशोक जी आप भी सुन लीजिए। ठीक है आरोप प्रत्यारोप आप दोनों पर मरते रहेंगे, आप राजनीतिक दल हैं, आप भाई नेता हैं, आप नेता हैं, सुन लीजिए भाई, ये राजनीतिक मंच नहीं है भाई, जनसभा नहीं संबोधित कर रहे हैं आप सवालों को जवाब दीजिए। अभी जो हमने शाइस्ता की बाइट सुनाई, जो वो कह रही है कि भाई अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री थे वो कह रहे हैं कि एक एक फाइल निपटाना, एक साथ नहीं निपटाना, मतलब अपने शिकंजे में रखना है, अतीक की फाइल निपटाना है लेकिन शिकंजे में रखना है ताकि हम जो निर्देशित करें वो होता रहे। क्या मतलब निकाला जाए इसका? देखिए, किसी अपराधी परिवार के बयान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उसकी सार्थकता को आप पता करिए। उसकी क्या सार्थकता है, इसको हम कैसे मान लेंगे? बयान को नहीं मानेंगे आप पता करें। नहीं, वो हमारा काम नहीं पता करना, वो तो देखिए हमारे सामने क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, उसकी बोलने का सार्थकता है ही नहीं। नाम लिया जा रहा है, बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इतना गुमराह मत करिए जनता को, इतना विश्वास मत खोना के काम करिए भाई। जो सामने आवाज सब लोग सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही है, और शायद अभी योगेश भाई ने हम सबको भी सुनवाया, दोबारा सुनवाया, तो उस पर तो देखिए कि लगातार उसमें कैसे निपटाने की बात आ रही है, कैसे अतीक जी के संरक्षण की बात आ रही है, उसको भी आप नहीं कर रहे हैं। यही प्रक्रिया है, यही विधान है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इसीलिए आपको नकारा साबित करने का काम किया है, इसीलिए जो विश्वास। चलिए ठीक है, दीपक जी, अशोक जी और सतीश चौबे जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय के अभाव के चलते चर्चा को यहीं पे विराम दे रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, राहुल गांधी ने खाली किया सरकारी बंगला। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से है, 12 तुगलक लेन पर मिले सरकारी बंगले को खाली कर दिया है राहुल गांधी ने। लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों को चाबी सौंप दी है। जाते जाते स्टाफ से मिले प्रियंका गांधी भी इस दौरान राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। तो राहुल गांधी ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। दरअसल नोटिस मिली थी लोकसभा सचिवालय की तरफ से और 22 अप्रैल वो आखिरी तारीख थी नोटिस में, और आज राहुल गांधी ने अपना ये सरकारी बंगला खाली कर दिया है और लोकसभा सचिवालय को चाबी सौंप दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं,
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद है और ये वहां पर मौजूद कर्मचारियों से मुलाकात करते, फोटो सेशन कराते हुए राहुल गांधी, और ये ताला लगाते हुए और हेलो, आई एम गुड, धन्यवाद। आगे नहीं आए। ग्रुप फोटो लेना। और इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।